arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव। राष्ट्रीय आंदोलन 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन, इन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे इस अध्याय में। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। गांधी जी ने 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और अपने कार्यक्षेत्र के बारे में निर्णय करने से पहले उन्होंने भारतीय स्थितियों का अध्ययन करने का फैसला किया। 1917 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वालों और 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की ओर से सफल सत्याग्रह किए थे। इस तरह वे जनता के घनिष्ठ संपर्क में आ गए थे। भारत आने के पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की ओर से जबरदस्त सत्याग्रह चलाया था। 1919 ईस्वी में भारत में रोलेट एक्ट के खिलाफ एक शक्तिशाली जन आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन के दौरान एक नए नेता मोहनदास करमचंद गांधी ने राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व संभाला और भारतीय राष्ट्रवाद का तीसरा और निर्णायक दौर शुरू हो गया। गांधी द्वारा छेड़ा गया संघर्ष राष्ट्रव्यापी एवं सर्वसाधारण का आंदोलन बन गया। अंग्रेजी राज्य के सहयोग गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 ईस्वी में। उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। यद्यपि गांधी जी में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी थी, वे ब्रिटिश सरकार के प्रबल समर्थकों में से थे। उदारवादी नेताओं की तरह प्रारंभ में वे भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। रोलेट एक्ट। भारतीयों को ये आशा जागी थी कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उन्हें स्वशासन का अधिकार मिल जाएगा, पर युद्ध के बाद उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। भारत में उत्पन्न असंतोष एवं क्रांतिकारी अपराधों को दबाने के लिए मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पास किया गया। इसके अनुसार सरकार को ये अधिकार मिला कि वो मुकदमा चलाए बिना किसी को भी नजरबंद करके उसके मुकदमे का फैसला कर सकती है। इस कानून ने नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लोगों ने अपने को अपमानित महसूस किया। महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध। रोलेट एक्ट भारतीयों के लिए काला कानून था। भारतीय जनता ने रोलेट एक्ट के विरोध में सर्वत्र प्रदर्शन किए। सारे देश में शांतिपूर्ण हड़तालें हुई, पर सरकार ने जनता के विरोध की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसका दमन चक्र भी तेजी से चलने लगा। गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने का निश्चय किया और जनता को सलाह दी कि वह सत्य और अहिंसा के आधार पर रोलेट एक्ट का विरोध करें। 30 मार्च को दिल्ली में हड़ताल हुई और विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस और हड़तालियों में संघर्ष हुआ, जिसमें 8 व्यक्ति मारे गए। रोलेट एक्ट के विरोध में परिषद के 3 सदस्यों मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरुल हक ने इस्तीफा दे दिया। रोलेट एक्ट के कारण जो जन असंतोष फैला था, उसकी परिणति जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। ये दोनों कांग्रेस के प्रभावशाली एवं सम्मानित नेता थे। इन दोनों की गिरफ्तारी तथा रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही थी। इस सभा में हजारों व्यक्ति उपस्थित थे। जलियांवाला बाग एक छोटा सा बाग है जो 3 ओर से इमारतों से घिरा है। एक छोटी सी गली से ही बाग में आने का रास्ता है। सभा में पूर्णतः शांति थी। इसी समय जनरल डायर, अमृतसर का सैनिक कमांडर, अपने सैनिकों को साथ लेकर बाग के भीतर आ गया। उसने बाग के एकमात्र प्रवेश द्वार को घेर लिया। फिर उसने बिना कोई चेतावनी दिए सभा में उपस्थित निहत्थी जनता पर गोलियां चलवा दी। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक होती रही और लगभग 1600 राउंड गोलियां चली। बाग से निकलने वाला रास्ता बंद कर दिया गया था, इसलिए कोई भाग नहीं सका। फलतः लगभग 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए और लगभग 2000 घायल हुए। घायल व्यक्तियों की सेवा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। उल्टे सारे पंजाब में
फौजी कानून मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनता पर अनेक जुल्म उठाए गए। पंजाब में हुए अत्याचार की खबर पाते ही सारे देश में खलबली मच गई। डायर द्वारा किए गए नरसंहार से अनेक अंग्रेजों तक की आत्मा कांप उठी और उन्होंने इसकी घोर निंदा की। इस नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का राज्य कायम किया गया। पंजाब की घटनाओं की खबर फैलते ही जैसे देश भर में हाहाकार मच गया और सारे देशवासी खिलाफत और असहयोग के लिए एकजुट हो गए। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी के साथ था। जर्मनी की हार के साथ तुर्की की हार हो गई। तुर्की का सुल्तान मुस्लिम संसार का खलीफा माना जाता था। उसके पतन से और तुर्की के खिलाफ किए गए ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों के रवैये से दुनिया भर के जागरूक मुसलमान बेहद नाराज थे। भारतीय मुसलमानों ने भी अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया। ये वस्तुतः राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अंग बन गया। इस प्रकार खिलाफत के प्रति अन्याय तथा पंजाब में की गई बर्बरता के निराकरण और स्वराज की स्थापना के उद्देश्य से कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन। 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन काफी जोर शोर से शुरू हुआ। पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार और स्वराज की प्राप्ति ही असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन का संपर्क ग्रामीण जनता से नहीं था, परंतु महात्मा गांधी के व्यक्तित्व ने देहाती जनता को भी प्रभावित किया। सभी श्रेणियों के लोग आंदोलन में कूद पड़े। ये पहला जन आंदोलन था जो भारत में चला। स्त्रियों ने भी बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। गांधी जी के लिए मूल बात थी अहिंसा का अनुसरण। इस आंदोलन के दौरान देवरिया जिले तत्कालीन गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में 5 फरवरी को 3000 किसानों के निहत्थे जुलूस पर पुलिस ने लाठियां और गोलियां चलाना शुरू कर दी। क्रुद्ध भीड़ ने चौरी चौरा थाने पर हमला किया और उसे पुलिस वालों सहित जला दिया। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और इस हिंसक घटना की सूचना मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम थे: पहला, सरकारी उपाधियों और वैतनिक पदों का त्याग। दूसरा, सरकारी दरबारों और सरकारी उत्सवों का बहिष्कार। तीसरा, सरकारी स्कूलों और कॉलेज का बहिष्कार। चौथा, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार और पंचायत की स्थापना। पांचवा, विदेशी माल का बहिष्कार और चरखा चलाना। छठवां, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। सातवां, तिलक स्वराज कोष में दान देना इत्यादि। इस प्रकार 1921 में प्रथम जन आंदोलन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में वकील, विद्यार्थी और सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन में कूद पड़े, किंतु सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चलने लगा। असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिलती रही। देश की शिक्षा संस्थाएं लगभग बंद सी हो गईं, क्योंकि छात्रों ने उनका त्याग कर दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए नए नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस सिलसिले में काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। अनेक लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। सारे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक होकर भाग लिया। आंदोलन के समय ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। वे 17 नवंबर 1921 को भारत पहुंचे। यहाँ लोगों ने आम हड़तालों एवं प्रदर्शन से उनका स्वागत किया। अनेक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलानी पड़ी। सरकार का दमन चक्र चलता रहा। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति से असहयोग आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने लगीं। 1922 के प्रारंभ में लगभग 30,000 लोग जेल में बंद कर दिए गए थे। गांधी जी को छोड़ अन्य सभी छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। गांधी जी के लिए मूल बात थी अहिंसा का अनुसरण। इसलिए जब गांधी जी को चौरी चौरा कांड की खबर मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदौली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें आंदोलन वाले उन सभी कार्यों को बंद कर दिया गया जिनसे कानून तोड़ा जा सकता था और चरखा, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना और आत्म संयम आदि रचनात्मक कार्य करने का निर्णय लिया गया।
स्वराज दल की स्थापना। 1922 के प्रारंभ में ये आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था। आंदोलन स्थगित किए जाने के महात्मा गांधी के निर्णय ने देश को हक्का बक्का कर दिया। कुछ क्षुब्ध कांग्रेसी नेताओं देशबंधु चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि ने चितरंजन दास के नेतृत्व में एक नए स्वराज दल की स्थापना की। जनवरी 1923 में स्वराज दल की विधिवत स्थापना हुई। इलाहाबाद में स्वराज दल का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें उनका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ। स्वराज दल के कुछ उद्देश्य थे। पहला, भारत को स्वराज्य दिलाना। दूसरा, उस परिपाटी का अंत करना जो अंग्रेजी सत्ता के अधीन भारत में विद्यमान थी। तीसरा, काउंसिल में प्रवेश कर असहयोग का कार्यक्रम बनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। चौथा, सरकार की नीति का घोर विरोध करना तथा उनके कार्य में अड़ंगा डालना, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकें और सरकार नीति में परिवर्तन लाने को विवश हो जाए। स्वराज दल के कार्य। स्वराज दल ने 1923 में निर्वाचन में भाग लिया, जिसमें उसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई। संयुक्त प्रांत के केंद्रीय व्यवस्थापिका में काफी संख्या में स्वराज दल के उम्मीदवार निर्वाचित हुए। वहां के गवर्नर ने स्वराज दल के नेता चितरंजन दास को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। स्वराज्यवादियों की गतिविधियों के कारण अंग्रेज गवर्नर को बंगाल में द्वैध शासन की असफलता की घोषणा करनी पड़ी। मध्य प्रांत में भी स्वराजवादियों को अपने कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने वहां भी वैधानिक अवरोध उत्पन्न कर द्वैध शासन को असफल सिद्ध कर दिया। 1925 में देशबंधु चितरंजन दास के मृत्यु से स्वराजवादी आंदोलन को दुखद धक्का लगा। मदन मोहन मालवीय तथा लाजपत राय ने भी स्वराज दल का विरोध करना शुरू कर दिया। 1926 के चुनावों में स्वराज दल को वो सफलता नहीं मिली जो 1923 में मिली थी। फलतः 1926 के अंत तक इसकी शक्ति समाप्त प्राय हो गई। साइमन कमीशन। 1919 के अधिनियम के अनुसार 10 वर्षों में संवैधानिक परिवर्तनों पर पुनर्विचार करना था। अतः नवंबर 1927 में उपर्युक्त नियम की सफलता पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। इसे व्हाइट कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। भारतवासियों ने इस कमीशन का बहिष्कार किया, काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। सरकार का दमन चक्र भी उग्र रूप से चलने लगा। विरोध करती जनता पर अंग्रेजों ने बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाईं। लाला लाजपत राय इसी बर्बरता के शिकार होकर मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। क्रांतिकारी आंदोलन का जोर। साइमन कमीशन के आगमन के पूर्व ही क्रांतिकारी पुनः सक्रिय हो उठे। जलियांवाला बाग और लाला लाजपत राय पर लाठी प्रहार से उन्हें बड़ा आघात पहुंचा था। उन्होंने सरकार से निपटने के लिए हिंसात्मक मार्ग अपनाया। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। क्रांतिकारियों के एक नेता शचीन्द्रनाथ सान्याल ने सभी क्रांतिकारियों को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी षड्यंत्र केस। इन युवा क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र खरीदने या बनाने के लिए धन की जरूरत थी। अतः क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटने का निश्चय किया। अगस्त 1925 को हरदोई से लखनऊ जाने वाली गाड़ी पर 10 क्रांतिकारी मुसाफिर के रूप में सवार हो गए। गाड़ी जब काकोरी गांव के पास पहुंची तब उन्होंने खतरे की जंजीर खींचकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी के रुकते ही सभी क्रांतिकारी खजाना लूटकर भाग गए। इस अभियान में अशफाक उल्लाह खान ने सबसे पहले खजाने वाले कंपार्टमेंट में पहुंचकर उसका ताला तोड़ा था। इसके बाद पुलिस और सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाया। 20 सितंबर 1925 को चंद्रशेखर आजाद तथा कुंदन लाल को छोड़कर शेष सभी गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया, जो काकोरी षड्यंत्र के केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान और रेशम सिंह को फांसी तथा शचीन्द्रनाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथनाथ गुप्त को 14 साल की सजा मिली। गदर पार्टी। लाला हरदयाल ने 1913 में कनाडा में एक क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना की थी। इसे ही
गदर पार्टी का नाम दिया गया था। इस पार्टी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहायता देने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीय सम्मिलित थे। इस पार्टी का उद्देश्य था भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता के लिए विदेशों में धन तथा शस्त्र संग्रह कर उन्हें गुप्त रूप से भारत भेजना। मेरठ षड्यंत्र केस मार्च 1929 में 31 मजदूर नेताओं को षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें मेरठ ले जाया गया और वहीं उन पर मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय नेताओं ने अभियुक्तों की ओर से मुकदमे में पैरवी की। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ। काकोरी षड्यंत्र केस के बाद 1928 में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल आदि इसके प्रमुख सदस्य थे। इन क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय सभा में जाकर वहां सरकारी बेंचों की तरफ बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई। उन लोगों ने वहां एक पर्चा भी फेंका जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बमों की जरूरत थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को वहीं गिरफ्तार करवा लिया। बाद में चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी प्रमुख सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। उन लोगों का बम का कारखाना भी पकड़ा गया। उन पर लाहौर के पुलिस अधीक्षक की हत्या का भी आरोप लगाया गया। इन क्रांतिकारी कैदियों के साथ जेल में बड़ा ही क्रूर व्यवहार किया जाता था। जतीन दास नामक राजनैतिक कैदी की 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई। उन लोगों की फांसी से सारे देश में क्षोभ और क्रोध की लहर दौड़ गई। इसे लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद पुलिस अधिकारियों के साथ गोलीबारी में शहीद हो गए। इनकी मृत्यु के बाद क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त हो गया, लेकिन इनके बलिदान ने स्वतंत्रता की उस आग को पुनः धधका दिया जो असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद ठंडी पड़ गई थी। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना स्वीकार किया गया। साथ ही इसकी प्राप्ति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी निश्चय किया गया। आगे इस अवसर पर पढ़े जाने के लिए स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र प्रतिपत्र भी अंगीकृत किया गया। ये घोषणा पत्र इस तरह है। भारत के ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को स्वाधीनता से वंचित ही नहीं किया है, बल्कि उसका आधार ही जनता का शोषण है और उसने भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बर्बाद किया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। जिस शासन व्यवस्था ने हमारे देश में उपयुक्त 4 प्रकार की बर्बादी ढाई है, अब आगे उसके अधीन रहना हम मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध समझते हैं। परंतु हम समझते हैं कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन ही सबसे प्रभावशाली ढंग है। इसलिए हम स्वयं को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। करों की अदायगी न करना भी इसमें शामिल है। 26 जनवरी 1930 को सारे देश में बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दिन जगह जगह कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराया गया और लोगों ने स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में 26 जनवरी का विशेष महत्व है। इसलिए इसी दिन 1950 को भारतीय गणतंत्र दिवस की घोषणा की गई। अब प्रतिवर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी कूच। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए अपने चुने हुए 78 साथियों को लेकर साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल पड़े। 24 दिनों की यात्रा के बाद वे 6 अप्रैल को समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुंचे। उसी दिन वहां समुद्र के जल से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून भंग किया। आंदोलन।
नमक कानून भंग करने के बाद एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन आरंभ हो गया। इस आंदोलन का कार्यक्रम स्वयं गांधी जी ने निर्धारित किया था। इसमें स्वतंत्रता पूर्वक नमक बनाना, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, चरखा काटना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ना, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना आदि सम्मिलित थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ होते ही गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, पर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। इस आंदोलन में सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया। स्त्रियों ने पहली बार बड़ी संख्या में इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। पर्दे में रहने वाली तथा अवज्ञा एवं अंधविश्वास में डूबी हुई हजारों स्त्रियों ने विदेशी माल तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया, पुलिस की ज्यादतियां सहन की और जेलों में यातनाएं सही। इस आंदोलन में स्त्रियों का सक्रिय सहयोग अपूर्व एवं अत्यंत सराहनीय था। दमन कार्य। आंदोलन की तीव्रता के साथ साथ दमन चक्र की कठोरता भी बढ़ती गई। देश भर में पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किए। 1931 के आरंभ तक 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे तथा देश के कोने कोने में निहत्थी भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी समय अप्रैल और मई 1930 में 3 नाटकीय घटनाएं घटीं। पहला, भारतीय सैनिकों को पेशावर में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया, पर उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। दूसरा, शोलापुर में जन विद्रोह को दबाने के लिए मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन लगाना पड़ा। तीसरा, चटगांव में क्रांतिकारियों ने सरकारी हथियार खाने पर अधिकार कर लिया। बाद में वहां सरकारी सैनिक और क्रांतिकारियों के बीच घमासान गोलीबारी हुई और सैनिकों ने फिर से हथियार खाने पर कब्जा कर लिया। गांधी इरविन समझौता। 1 जनवरी 1931 में गांधी तथा कुछ अन्य नेता जेल से रिहा कर दिए गए। मार्च में महात्मा गांधी और इरविन की मुलाकात हुई। दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसके अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। दूसरी ओर सरकार ने उन सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जो आंदोलन के दौरान अहिंसक रहे थे। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। एक नए संविधान के प्रश्न पर विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन। 1931 में गांधी जी कांग्रेस की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। ये सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। गांधी जी ने इस आंदोलन को सफल बनाने की पूरी कोशिश की, पर व्यर्थ। ये सम्मेलन सफल नहीं हुआ और गांधी जी 1931 के अंतिम सप्ताह में असफल होकर भारत लौटे। उनके भारत लौटने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले कुछ प्रमुख नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। सरकार समझती थी कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने से आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, पर ये उसका भ्रम था। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन और भी तेज हो गया। सरकार का दमन भी पहले से अधिक भयानक था। लगभग 1,20,000 व्यक्ति जेलों में बंद किए गए। जेलों में इन लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता था। फिर भी ये आंदोलन 2 वर्षों तक चला। सरकार के क्रूर दमन चक्र को देखते हुए मार्च 1934 में इसे समाप्त कर दिया गया। गांधी जी एक बार फिर सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक निर्णय। 1931 में हुई गोलमेज सभा की असफलता का प्रधान कारण सांप्रदायिक मतभेद था। भारतीय विधानसभा के लिए विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व और चुनाव के संबंध में भारतीय नेताओं को एकमत होना था। अतः 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपना निर्णय दिया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। इसमें मुसलमानों की तरह हरिजनों के लिए भी पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई। गांधी जी ने इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने इसके विरुद्ध जेल में ही आमरण अनशन शुरू किया। विवश हो पूना में देश के सभी दलों के नेताओं ने एक निर्णय लिया, जिसके अनुसार हरिजन हिंदू धर्म के अंग माने गए। सांप्रदायिक पंचाट स्वीकार किया गया। इसे पूना पैक्ट कहते हैं। 1934 में गांधी जी जेल से रिहा कर दिए गए और उसी वर्ष उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया।
सांप्रदायिक राजनीति और पाकिस्तान की मांग। 1916 में लखनऊ समझौता भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम सहयोग का प्रतीक था। कुछ दिनों तक दोनों संप्रदाय मिलजुल कर काम करते रहे। खिलाफत आंदोलन के समय दोनों संप्रदायों का सहयोग चरम सीमा पर था, पर यह स्थिति अधिक दिनों तक न रह पाई। 1938 में मुस्लिम राजनीति में एक नया और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जब तक मुस्लिम लीग नेताओं की मांग मुख्यतः पृथक निर्वाचन मंडलों तथा विधान मंडलों में सुरक्षित प्रतिनिधित्व तथा लोकसभा के संरक्षण तक ही सीमित थी। 1938 में उन्होंने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये नया सिद्धांत द्विराष्ट्र सिद्धांत था। इसके आधार पर मुस्लिम लीग ने देश का विभाजन कर मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। 1935 का भारत शासन अधिनियम। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास किया। 1937 से 1947 तक भारत में शासन इसी के आधार पर होता रहा। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान रखा गया। ये उपबंधित कर दिया गया कि देशी राज्य प्रस्तावित संघ में स्वेच्छा से सम्मिलित होंगे। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अधिनियम में संघीय प्रशासन को दो भागों में बांटा गया, संरक्षित और हस्तांतरित। प्रतिरक्षा, विदेश विभाग तथा अनुसूचित जनजाति का प्रशासन संरक्षित विषय थे। इन विषयों को गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के सदस्यों की मदद से संचालित करना था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को अपने मंत्रियों की मदद से करने का प्रावधान था। तीसरा, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई। अब केंद्रीय सरकार के अधीन कोई प्रांत नहीं रहा, अपितु वो स्वायत्त राज्य था। प्रांत के शासन का भार गवर्नर पर था। गवर्नर को अपनी मंत्री परिषद की मदद से शासन चलाना था। मंत्री परिषद प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था। बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास आदि बड़े प्रांतों में 2 सदनों के विधानमंडल का प्रावधान था और सीमांत प्रांत, उड़ीसा आदि छोटे प्रांतों में 1 सदन के विधानमंडल का। चौथा, कानून बनाने के संबंध में संघ एवं प्रांत की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख था। अधिनियम 3 सूचियां थीं: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध, डाक और तार सहित 59 विषय थे, जिनका प्रबंध केवल संघीय सरकार ही कर सकती थी। शांति और सुव्यवस्था, न्याय, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन सहित 54 विषय प्रांतीय सूची में थे। इनका प्रबंध प्रांतीय सरकार करती थी। समवर्ती सूची में 36 विषय थे, जिनका प्रबंध केंद्र और प्रांत दोनों कर सकते थे। फौजदारी तथा दीवारी कानून, कार्यवाही, प्रेस, श्रमिक संघ, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक झगड़ों का निपटारा आदि समवर्ती सूची के विषय थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन। दिसंबर 1936 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास कर 1935 के भारत सरकार अधिनियम को अस्वीकृत कर दिया गया। कांग्रेस का मत था कि जनता के विरुद्ध भारत पर ये कानून थोपा गया है। उसने संविधान सभा की मांग फिर दोहराई, जिसकी मांग सर्वप्रथम 1934 में की गई थी। कांग्रेस ने भारत सरकार के अधिनियम की निंदा तो की, पर प्रांतीय विधान सभाओं के चुनावों में भाग लेने का निर्णय किया। ये चुनाव 1937 में होने वाले थे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संविधान सभा बुलाए जाने की, किसानों को शोषण से बचाने के लिए भूमि सुधारों की, स्त्रियों पुरुषों के समान अधिकारों की और मजदूरों की स्थिति सुधारने की चर्चा की। 1937 में हुए चुनावों में लगभग 1,55,00,000 लोगों ने मतदान किया। इन चुनावों में कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं कई अन्य पार्टियों ने भाग लिया। इसमें देश के अधिकांश भागों में कांग्रेस की शानदार जीत हुई। 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला तथा दूसरे 3 प्रांतों में ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई। पूरे भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा मुस्लिम लीग करती थी। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को मात्र 108 सीटें प्राप्त हुईं। 4 प्रांतों में मुस्लिम लीग को एक भी सीट न मिली। इन चारों में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत भी एक था, जो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में वहां के सम्मानित नेता अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन को महत्वपूर्ण जीत प्राप्त हुई।
चुनावों के बाद प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाने की समस्या उत्पन्न हुई। बहुमत द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जिन प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला है वहां वो मंत्रिमंडल बनाए। जुलाई 1937 में वायसराय से आश्वासन प्राप्त हुआ कि गवर्नर प्रांतीय प्रशासन में दखल नहीं देंगे। तब कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और बंबई में अपने मंत्रिमंडल बनाए। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। सत्ता में आने के बाद इन मंत्रिमंडलों ने कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों पर लगे बैन और राजनीतिक बंदियों को छुड़वाया तथा जनता की दशा सुधारने के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए। गांधी युग के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 1911 में उन्होंने कलकत्ता में वकालत शुरू की। 1916 ईस्वी में वे पटना आ गए और हाई कोर्ट में वकालत करने लगे, परंतु देश सेवा के कार्यों में वो भाग लेना चाहते थे। अतः आरंभ में ही उन्होंने वकालत छोड़ दी और उसी समय से कांग्रेस के कर्णधार बने रहे। 1923 ईस्वी में वो कांग्रेस के महामंत्री बने। 1930 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन सफल बनाने की उन्होंने चेष्टा की और 1934 ईस्वी में बिहार के भूकंप पीड़ितों की सेवा की। वे आरंभ में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थक रहे। 1939 ईस्वी में वो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा के सभापति भी थे और कुछ समय तक भारत सरकार के खाद्य मंत्री भी रहे। 1950 ईस्वी में भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 1960 ईस्वी तक इस पद पर प्रतिष्ठित रहे। अपनी देश सेवा के कारण उन्हें देश रत्न कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1857 के 31 अक्टूबर के दिन गुजरात के एक गांव में सरदार पटेल का जन्म हुआ था। बाल्यावस्था से ही सरदार पटेल देशभक्त थे तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंत में ही भारत का कल्याण देखते थे। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के पश्चात सरदार स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और बैरिस्टरी छोड़कर देश सेवा में लग गए। उन्होंने गुजरात में क्रांति की आग सुलगाई। स्वतंत्रता संग्राम के लिए बारदोली सत्याग्रह तथा आनंद तालुके के आंदोलन की जोरदार तैयारी का श्रेय सरदार को ही है। सरदार में अनुपम संगठन शक्ति, कार्यकुशलता तथा दबंग सैनिक प्रवृत्ति थी। विपत्ति से वे घबराते न थे, इसी कारण उन्हें लौह पुरुष कहा गया। कांग्रेस में प्रवेश करने के समय से अंत तक सदा वे कांग्रेस के महाप्राण बने रहे। अंतरिम सरकार की स्थापना होने पर सरदार के जिम्मे गृह विभाग रखा गया। ब्रिटिश शासन काल में भारत 2 भागों में विभाजित था, देशी राज्य और ब्रिटिश प्रांत। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देशी राज्यों ने एक जटिल समस्या उपस्थित कर दी। लगभग 600 देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता उठा ली गई और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दे दिया गया। इससे देश की एकता नष्ट हो सकती थी और सारे देश में अव्यवस्था फैल सकती थी। सरदार पटेल ने अपनी कुशलता एवं दूरदर्शिता से भारत के ऊपर से इस खतरे को हटा दिया। उन्होंने देशी राज्यों को भारत में विलय कर अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया। इसी कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1878 को हैदराबाद में अघोरनाथ चट्टोपाध्याय के घर हुआ था। वे बाल्यावस्था से ही अंग्रेजी में कविता किया करती थीं। वे शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड गईं, जहां उनकी प्रतिभा और निखरी। 1898 में वो भारत लौटी। 1915 के राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी। 1925 में कानपुर कांग्रेस में वे अध्यक्ष निर्वाचित हुईं। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह एवं 1942 के आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुईं। 2 मार्च 1949 को उनकी मृत्यु हो गई। सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से विख्यात हैं। सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण स्थान है। वे नेताजी की उपाधि से सम्मानित थे। उन्होंने कैम्ब्रिज से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की और ICS की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही था कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें।
उन्होंने देशबंधु चितरंजन दास के नेतृत्व में राजनीति में प्रवेश किया। 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता के मेयर और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। 1941 में ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से छिपकर काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे और वहां से जापान। उन्होंने जापान में बसे भारतीयों की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने भारत को आजाद कराने का प्रयास किया, किंतु वो असफल रहे। सुभाष जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उस साल की विश्व शक्तियों ने उन्हें भारत की अस्थायी सरकार का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया था, जिसे जापान तथा जर्मनी ने भी मान्यता दी थी। किंतु 1945 की वायु दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर प्रचारित की गई, लेकिन मृत्यु की खबर सदैव संदिग्ध बनी रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। कुछ समय बाद विद्वान अंग्रेज शिक्षकों की देखरेख में अध्ययन के पश्चात वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहां बीएससी की परीक्षा पास की। इंग्लैंड के इनर टेम्पल से वकालत की डिग्री प्राप्त करके 1912 में वो स्वदेश लौटकर इलाहाबाद में वकालत करने लगे। फिर वे राजनीति की ओर आकर्षित हुए। 1928 ईस्वी में उन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। वे कई वर्षों तक कांग्रेस के मंत्री बने रहे और युवक आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन आदि में भाग लेते रहे। वे कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। इसी पद पर वे मृत्युपरांत प्रतिष्ठित रहे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी का जन्म तमिलनाडु के सलेम में 8 दिसंबर 1979 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सलेम में ही वकालत करने लगे। तीक्ष्ण बुद्धि और विवेकशीलता होने के कारण उनकी वकालत चमक उठी। थोड़े ही दिनों बाद वे राजनीति में कूद पड़े। वे कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सांप्रदायिक निर्णय का विरोध, सत्याग्रह आंदोलन, क्रिप्स मिशन का विरोध इत्यादि में सक्रिय भाग लिया। लॉर्ड माउंटबेटन के चले जाने के बाद वे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर सुशोभित हुए। नया संविधान लागू होने के बाद उन्होंने राजनीति से अवकाश ले लिया। उन्होंने 1937 के चुनाव के बाद मद्रास के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। स्मरणीय बिंदु। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश 1919 ईस्वी में हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ। सांप्रदायिक राजनीति और पाकिस्तान की मांग 1938 में उठी। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।